Hello students. So today we will discuss binding energy of the nucleus. As we know that in the nucleus we have neutrons and protons, and they are held together by strong attractive forces, and these forces are known as nuclear forces, which are very strongest in the nature. So it requires a large amount of energy to separate the nucleons apart. Now, origin of binding energy is related to mass defect. So, first of all, we should know that what is mass defect, as I discussed in the last class also about the mass defect. So, mass defect is if Mp is a mass of proton, Mn is a mass of one neutron, and Mp is a mass of one proton, and capital M is the mass of nucleus of atom X having atomic number Z and atomic mass A. In that case, एक्चुअली क्या होता है, जो टोटल मास होता है न्यूक्लियस का वो अलग आता है एज कंपेयर टू अगर हम अलग अलग ऐड करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो यही दिखाया है, वैसे अलग नहीं आना चाहिए, अलग आता है, इसीलिए इसे मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो अगर हमारे पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन का मास mp है, तो z का कितना हो जाएगा, zmp। अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, a माइनस जेड। एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो a माइनस जेड का कितना हो जाएगा, a माइनस जेड mn एंड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। जब हम इस मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या है हमारे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और वो किसके बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर। तो इस बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon, and this can also be expressed in terms of mass of hydrogen। अब मैं बात करूं मास ऑफ हाइड्रोजन की, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन की, तो किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आती है, Z mh मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस a माइनस जेड mn माइनस टोटल मास। और अब हमारे पास यहाँ पे mp प्लस me है, हमें me तो चाहिए ही नहीं, तो हम me को माइनस कर देंगे। mh की वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए हमने me वाले मास को माइनस कर दिया, इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दिया, where me is the mass of electron, and also m plus zme is the mass of atom X having atomic number Z and atomic mass A। सिमिलरली इस केस में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हम लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अब हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट mx पुट कर दिया, m प्लस जेड एम ई को यहाँ पे mx पुट कर दिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये m प्लस जेड एम ई बन जाएगा ना, तो इसे हमने mx रख दिया। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। कहता है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या होगी, कितनी हमें एनर्जी चाहिए न्यूक्लियंस को दूर दूर करने में, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने में जितनी एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें, ग्राफ प्लॉट करें बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का, तो देखिए अगर ये हम ग्राफ देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, तो क्या देखते हैं हम, जो लाइटर न्यूक्लियन है इसमें शो नहीं किया हुआ, यहाँ पर ये जो हीलियम से नीचे है, यहाँ पर हमारे पास होते हैं 1h1 1h2 1h3, दीज आर लाइट न्यूक्लियस। अब कहते हैं जो ये लाइट न्यूक्लियस होते हैं इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई इज स्मॉल। नेक्स्ट अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास पीक्स है, दैट इज देखो ये हमारे पीक्स है, यहाँ पर ये पीक्स जो हैं ये क्या डिनोट करते हैं,
कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है इनके नेबर्स से ज्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 24, कार्बन 12, O16, नियोन 10 एटसेट्रा, इनको हम पीक से डिनोट कर रहे हैं, जो कि हमें क्या बता रहे हैं, दे आर मोर स्टेबल देन देयर नेबर्स, देयर बाइंडिंग एनर्जी इज मोर देन देयर नेबर्स। The binding energy curve shows broad maxima A equal to 32, A equal to 120, corresponding to binding energy per nucleon is 8.5। कहते हैं अगर हम ये यहाँ की बात करें तो ये मेनली हमारा क्या है, 8.5 बाइंडिंग एनर्जी शो कर रहा है, ये मैक्सिमा शो कर रहा है 120 तक। और अगर हम आयरन की बात करें तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है, आयरन की, दैट इज 8.8 MeV। कहता है जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और देखिए अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती है, और ये लेस स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये इसका जो मास नंबर है वो भी बहुत ज्यादा है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो मेनली हमारा होता है दैट इज 30 टू 120। जो न्यूक्लियस 30 से 120 एटॉमिक मास के बीच में आते हैं दैट आर मोर स्टेबल। कहते हैं डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ड्यू टू कोलम्बियन रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एज ए नंबर इंक्रीजेस विद ए। कहता है ये कोलम्बियन रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो लेस स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियाई क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो लेस स्टेबल होते हैं। इसलिए जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो भी क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। अब इस कर्व के क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमने क्या देखा, जो लाइटर न्यूक्लियाइज थे वो भी क्या चाहेंगे, हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, क्योंकि वो भी लेस स्टेबल हैं, ठीक है। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे आएंगे, वो जुड़ेंगे आपस में, और वो चाहेंगे किस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, हैविंग द एटॉमिक मास 30 टू 120 के बीच में आ जाए। अब उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, और वो किस प्रोसेस से जुड़ेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सिमिलरली जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं, वो हैवियर न्यूक्लियस क्या करते हैं, अब उन्हें भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना है तो उन्हें ब्रेक होना पड़ेगा, एंड दे ब्रेक विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है किसकी, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। जो हैवियर न्यूक्लियस हैं वो ब्रेक होंगे लाइटर न्यूक्लियस में, और वो चाहेंगे उनका जो मास नंबर है किसके बीच में आ जाए, 30 से 120 के बीच में आ जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। और वो किस प्रोसेस से आते हैं, बाय द न्यूक्लियर फिजन। एंड जो स्मॉल वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की लाइटर न्यूक्लियाई की, वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी मिडल में आना चाहेंगे। दे कम्स बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, वो कंबाइन होंगे, और बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस वो क्या किस में आ जाएंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज A is equals to 30 to 120 के बीच में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। कहते हैं ये देखा गया जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, और जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वो क्या एमिट करते हैं, अल्फा या बीटा पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबिलिटी कब गेन करेंगे, जब वो अपने में से अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट कर देंगे। कहते हैं इसी टाइम पे क्या होता है, 900 distinct isotope nuclei are known and 280 are stable। कहता है हमें 900 distinct isotope पता है न्यूक्लियाई के, और जो स्टेबल न्यूक्लियाई हमें पता है दैट आर 280। अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ऐसे न्यूक्लियस जिनका इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर स्टेबल हैविंग इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इससे हमें क्या पता लगता है, अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ऑड होंगे तो उससे कम स्टेबल होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो और कम स्टेबल होगा।
और दोनों अगर ऑड होंगे तो लेस स्टेबल न्यूक्लियाई है। बहुत कम न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो स्टेबल होंगे इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो वो मोर स्टेबल न्यूक्लियस कहलाएंगे। सो कॉम्बिनेशन हमने बता ही दिया, अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। अब इसे ग्राफ में शो किया हुआ है, हमने ग्राफ बनाया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन नंबर। तो हम क्या देख रहे हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन versus of the number of even odd and odd even combination almost equal, that is 55 around. Only 6 nuclei possess odd proton neutron combination and these combination found in light nuclei. Mainly ये light nuclei के अंदर होता है, small in abundance except nitrogen 714. It also found 6 even nuclei. ये हमारे even nuclei हैं. About 80% of the earth crust they are found in abundant. If we plot the graph तो हम क्या देखते हैं, अगर हमने ले लिया x एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लिए, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लिए, और y एक्सिस पे हमने ले लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हमने क्या देखा, जो हमारा स्टेबिलिटी रीजन है, ठीक है, ये जो हमारा ये डार्क डार्क करके बनाया हुआ है, दिस इज अवर स्टेबिलिटी रीजन। अभी हमें कैसे पता लगेगा, कहते हैं अगर एटॉमिक नंबर z की वैल्यू लेस देन 20 है तो स्टेबिलिटी रीजन कोइंसाइड विद लाइन z इक्वल टू n। स्टेबिलिटी रीजन यहाँ आ जाएगा, ये कोइंसाइड कर जाएगी लाइन। कहते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर हैवी न्यूक्लियस z इज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20 अगर z की वैल्यू है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ग्रेटर देन 20 होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ग्रेटर देन 20 होंगे, इसका मतलब यहाँ तो बराबर थे, अब न्यूट्रॉन बढ़ने शुरू हो गए, इसका मतलब जो स्टेबिलिटी रीजन है वो बेंड करेगा किसकी तरफ, n टुवर्ड्स n ग्रेटर देन z, n ग्रेटर देन z। स्टेबिलिटी रीजन यहाँ तो इक्वल हो गए, यहाँ पे z बढ़ रहे हैं, यहाँ n बढ़ रहे हैं, तो n ग्रेटर देन z वाले रीजन में पड़ेगा। नेक्स्ट है, फॉर स्टिल लार्जर वैल्यू ऑफ z देयर इज स्टिल ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंड z इज इक्वल्स टू 92 अगर है हमारे पास, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 146। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कोलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका मतलब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, रिपल्सिव इफेक्ट है। तो जो स्टेबिलिटी रीजन है वो किस तरफ बेंड करेगा, बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन एक्सिस, और ज्यादा बेंड कर जाएगा न्यूट्रॉन एक्सिस की तरफ। और क्या कहता है, स्टेबिलिटी बेल्ट्स करस्पॉन्ड टू ऑप्टिमम वैल्यू रेशियो ऑफ स्टेबिलिटी न्यूक्लियर लाई इन दिस बेल्ट एंड न्यूक्लियर लाई आउटसाइड द रीजन। अब ये जो स्टेबिलिटी रीजन हमने ग्राफ में बताया था, जो न्यूक्लियस है इसके बाहर हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स। अब न्यूक्लियाई लाइंग आउटसाइड द रीजन आर अनस्टेबल, और वो अनस्टेबल कहलाएंगे, एंड दे आर लाइंग एट द फ्रिंज ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट एंड आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव, और वो कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट कम्स डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मास। देखिए अब ये टॉपिक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो हम मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक मास। तो अगर न्यूक्लियर मास की बात करें इसका मतलब एटॉमिक मास है। और मेनली जो अगर हम बात करें किसी भी एटम के अंदर, देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, अगर हम टोटल एटम में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। और कहते हैं न्यूक्लियस का मास जो होता है अबाउट 99.75% होता है मास ऑफ द एटम की। मतलब मेनली जो एटम का मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस पे। अब कहते हैं इस न्यूक्लियर मास को एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें आइसोटोप्स को अलग अलग करना, सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स को अलग अलग करना। क्यों, क्योंकि अलग अलग आइसोटोप होंगे तो उनके मासेस भी अलग होंगे।
उसको हम ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से नहीं कर सकते, ना किसी फिजिकल मेथड से कर सकते, क्योंकि वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता। तो कहते हैं इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, विच इज अ वेरी गुड मेथड of isotopic separation and determination of mass of various isotope। अगर हमें isotopes को separate करना है या isotope के masses को determine करना है, this is a very good method। Now very important topic, Bainbridge mass spectrograph। कहता है mass spectrograph is an instrument which is used for determining the mass of positively charged ions। अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस का मास पता लगाना है तो हम उसके लिए ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करते हैं। इट इज अ वेरी गुड मेथड। 1930 में बेनब्रिज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ डिजाइन किया टू एनालाइज हैवियर एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। और किसकी हेल्प से किया, बाय यू इन इंक्रीज रेजोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और 1933 में इसने इस apparatus को मॉडिफाई किया, इसके अंदर एक वेलोसिटी सिलेक्टर भी लगाया और एक फिल्टर भी लगाया जो कि हमें बताता है हाई रिजॉल्विंग पावर और ग्रेटर प्रिसीजन और एक्यूरेट वैल्यू देता है ऑलमोस्ट, बट ऑल्सो ऑब्टेन ऑन लीनियर मास स्केल, और इवन लीनियर मास स्केल पे ही हमें रीडिंग देता है। कहता है इसके अंदर हम क्या करेंगे, कहता है जब भी पॉजिटिव आयन बीम प्रोड्यूस होती है तो हमें जो आयंस मिलते हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटी होती है, उनके अलग अलग मासेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हें एक्सेलरेट करते हैं सेम वोल्टेज लगाकर। तो क्या देखा जाता है, देयर फाइनल मासेस एंड वेलोसिटीज आर डिफरेंट, उनकी वेलोसिटी और मासेस डिफरेंट है। कहते हैं जब पॉजिटिव बीम को पास किया जाता है ना वेलोसिटी सिलेक्टर से, तो ये पर्टिकुलर वेलोसिटी को ही अलाउ करता है, अपने में से पर्टिकुलर वेलोसिटी को ही पास होने देते हैं। देखिए ये जैसे हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयन बीम आएगी, S1 और S2 क्या है, स्लिट्स है, ये क्या करेंगे, इस बीम को फाइन कर देगी, इस बीम को कॉलिमेटेड कर देगी। अब ये बीम पास कहाँ से हो रही है, वेलोसिटी सिलेक्टर से। अब वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ दिखाई हुई है कैथोड और एनोड, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय P1 and P2 प्लेट्स, ठीक है, and the magnetic field is shown by the dotted circle, and electric field is from left to right, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नाउ अब क्या होता है, अब जो आयन होते हैं हमारे, अब जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आउटवर्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब जिसकी वजह से जो आयन है, पॉजिटिव आयन है, किसकी तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लेफ्ट की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से राइट की तरफ। क्यों, क्योंकि जो आयंस होंगे दैट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर है ये अपने में से सिर्फ पर्टिकुलर वेलोसिटी को ही पास होने देगा। These ions on emerging from slit S3, जब ये स्लिट S3 से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएंगे, आफ्टर डिफ्लेक्टिंग इनटू अ सर्कुलर पाथ। और ये कैसा पाथ फॉलो करेंगे, सर्कुलर पाथ। और वो किस वजह से हो रहा है, by applying another magnetic field B which is perpendicular to the plane of paper directed outwards। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, ये देखिए लिखा हुआ है B, ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। अब हमें इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखना है। अगर मैंने मान लिया Q चार्ज है हमारे आयन पे, V वेलोसिटी है आयन की, तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में क्या हो जाएगी, QE। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। मैक्सिमम के लिए हमने क्या ले लिया, QVB।
कहते हैं एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्सेज ऑन पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इट विल पास अनडेविएटेड इफ टू फोर्सेज आर इक्वल। अगर दोनों फोर्सेज इक्वल हैं तो जो हमारा आयन है वो अनडेविएटेड मूव करेगा, वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो QE किसके बराबर हो जाएगी उस केस में, QEB। और वेलोसिटी की बात करें दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, जो सिलेक्टेड बीम होगी जिसकी रेशियो E/B के बराबर होगी, जिसकी वेलोसिटी E/B के बराबर होगी, अब एंटर होगी किसके अंदर, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब कहता है जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी जो उसकी फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है। सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लग रही है दैट इज QVB। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो mv/QB आ गया। इसका मतलब r किस पर डिपेंड कर रहा है, मेनली m पे, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कांस्टेंट अगर मैं मान लूं तो मेनली r की डिपेंडेंसी किस पे होगी, m पे। इसका मतलब क्या है, आयंस ऑफ डिफरेंट मासेस विल रीच द फोटोग्राफिक प्लेट एट डिफरेंट पॉइंट। अगर मास अलग होगा तो अलग पॉइंट पे रीच करेगा, क्योंकि r भी चेंज हो जाएगा, उसका डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमें ट्रेसेस मिले उससे हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, द नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ गैसेस। जितने ज्यादा आइसोटोप होंगे उतने ज्यादा ट्रेसेस मिलेंगे और जो ट्रेसेस होंगे उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, क्योंकि अगर मासेस अलग अलग होंगे आइसोटोप्स के तो उनका रेडियस चेंज हो जाएगा। द कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी डिफरेंट ट्रेसेस विल get an idea about relative abundance of isotopes. The traces correspond to different radii of semicircular path followed by the positive ion. हमें अलग अलग रेडियाई के ट्रेसेस मिलेंगे। इसका मेन एडवांटेज क्या है, जो वेन-ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ है वो हमें रीडिंग देता है एक लीनियर स्केल पे। नाउ वेन-ब्रिज डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन था ये, केटी बेनबिच और ईडी जॉर्डन ने मिलकर बनाया इसे 1936 में। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ। कंस्ट्रक्शन क्या है स्पेक्ट्रोग्राफ की, देखो इसके अंदर हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, स्लिट S1 S2 ली, यहाँ से आयन बीम आएगी और इस ट्यूब को इस तरीके से सर्कुलेट किया बाय एन एंगल ऑफ π/√2 और यहाँ हमने यहाँ पे लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ इस केस में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हैं, इन्हें कैसा बनाया गया है, रेडियल बनाया गया है। अब कहता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या आता है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। दीज प्रोवाइड बोथ डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी टू द आयंस, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब इसके अंदर किसका यूज होता है, लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब का एज अ सोर्स के लिए हमने क्या यूज किया है, लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ से आयंस आएंगे, ये आयंस पास होंगे स्लिट S1 जो कि एक कैथोड है और फिर पास होंगे डिस्चार्ज ट्यूब से, देन पास थ्रू S2। दीज आयन देन मेड टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड एंड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने के बाद, यहाँ से पास होने के बाद अब कुछ टाइम के लिए स्ट्रेट जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, जो कि किसके बीच में है, टू कर्व डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये कर्व्ड प्लेट्स है ना हमारे पास। अब while passing through radial electric field design move in a circular path, यहाँ तक तो ये सर्कुलर पाथ में जाएंगे, फिर यहाँ स्लिट S3 से जब निकलेंगे तो वो स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है। फिर हमने लगा दी मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ π/3। नाउ जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे π/3 मीन्स व्हाट, 60 डिग्री एंगल्स, 180/3 3 6 18 60 डिग्री एंगल से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगी। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ, जब सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी mv²/r और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो क्या है, E। अब इन दोनों को ये तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कहता है इस टाइम पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगी तो वो क्या हो जाएगी, हाफ mv²। अब यहाँ से निकलने के बाद आफ्टर लिविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आयन मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ
till they enter the मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल से डेविएट होंगे, 60 डिग्री, अभी मैंने बताया आपको। ऑन कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अगेन मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ, और कहाँ मिल जाएंगे हमें, फोटोग्राफिक प्लेट पे। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई है, यहाँ हमें आयंस मिल जाएंगे। अब क्या होता है इसके अंदर, फोटोग्राफिक प्लेट से निकलेंगे, कहता है वेयर आयंस ऑफ सेम ई बाय एम एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर फोकस्ड। अब इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ की क्या खासियत थी, द मास स्केल इज लीनियर ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ये मास स्केल लीनियर है, लार्ज मतलब हमारे पास फोटोग्राफिक लीनियर स्केल पे हमें सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। हाई रिजॉल्विंग पावर है, कैलकुलेटिंग फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ डिवाइस। दिस स्पेक्ट्रोग्राफ प्रोवाइड्स साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें फोकस करता है, डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी, and therefore can focus divergent ions also extent, which is not possible in other. This is the advantage of this spectrograph. The images on the photographic plate are symmetrical and helped in precision measurement. तो इसके अंदर जो images मिलती हैं वो symmetrical होती हैं और precision measurement में help करती हैं। So आज हमने जो discuss किया that is very important according to examination point of view. This Bainbridge mass spectrograph and double focusing Bainbridge and Jordan mass both are very important. So इसे बहुत अच्छे से करना है। एंड सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, देन बाइंडिंग एनर्जी कर्व, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, Bainbridge and mass spectrograph, Bainbridge and Jordan डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। होप ये सबको क्लियर होगा। सो थैंक यू, टुडेज क्लास ओवर।